हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज एजुकेशन का हम 2013 का पेपर देखेंगे, यानी कि दिसंबर 2013 का पेपर देखेंगे। और आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो आपकी 2 दिन से क्यों नहीं आई। 2 दिन से वीडियो इसलिए नहीं आई थी बच्चों क्योंकि ये पेपर जो था पेपर साइट पर नहीं मिल रहा था, यानी कि ओरिजिनल पेपर जो है वो साइट पर नहीं मिल रहा था। इस वजह से आपकी थोड़ी सी वीडियो लेट हुई है और इस 2 दिन से मैं पेपर को अरेंज करने में ही लगा हुआ था। तो ये आखिरी कहीं से ना कहीं से एक जो है प्लेटफॉर्म से मिली है, तो आपको पेपर कराया जा रहा है। चलिए, तो जो पुराने जो UGC नेट का जो पुराने वाला जो साइट है ना, वहाँ से ये पेपर मिला है सीधी भाषा में। तो इसलिए पेपर की थोड़ी सी महामारी सी चलती रहती है, पता नहीं कहाँ से। अब UGC नेट हो गया या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन हो गया, जैसे UGC नेट हो गया, CTET हो गया, ये फिर इस तरह के संस्थान है, इन्हें अपने पेपर ऑनलाइन अपनी साइट पर डालने चाहिए। और पता नहीं क्या करते हैं, अपने ओरिजिनल पेपर को ऐसे छुपा के रखते हैं जैसे इन्होंने ही पता नहीं पेपरों में से ही सब कुछ देना है। चलिए, तो अब समय व्यर्थ न करते हुए दिसंबर का पेपर देखेंगे। और आपको पता है मैंने कहा था कि अब जो आगे हैं वो एक साथ दोनों पेपर देखेंगे, यानी कि अभी दिसंबर का भी पेपर मिलेगा और इसी के साथ साथ आपको दूसरी वीडियो में पेपर 3rd में मिलेगा। तो चलिए, समय व्यर्थ न करते पहले पेपर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है शिक्षा शास्त्र का, यानी कि शिक्षा का हिंदू बौद्ध जैन धर्म में समान लक्ष्य यह है कि सभी विश्वास करते हैं। भाई सभी किस में विश्वास करते हैं? कर्म और पुनर्जन्म में। भाई कर्म जो होते हैं कि आज तुम ऐसा काम करोगे और कल तुम्हें भी इस चीज़ का सामना करना पड़ेगा। पुनर्जन्म के साथ तो किस में? बौद्ध में भी कहते हैं, जैन में भी कहते हैं और इसमें हिंदू धर्म में कहते हैं। हिंदू धर्म तो कहते ही है कि जो पुराना जन्म है उसी का आपको फल मिल रहा है, सीधी बात है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? ज्ञान मीमांसा का अर्थ क्या है? भाई ज्ञान मीमांसा का अर्थ है ज्ञान की यानी कि ज्ञान ही प्रकृति का अध्ययन है। ज्ञान ही क्या है? प्रकृति का अर्थ है। जब ज्ञान मीमांसा आ जाए तो ज्ञान की बात करता है, प्रकृति की बात आ जाए तो प्रकृति की बात करता है, यानी कि सब जिस चीज़ में आप लेके चलोगे। विचारवाद क्या करता है? विचारवाद ये कहता है विचार कभी न मरते हैं। और मीमांसा में ज्ञान मीमांसा, तत्व मीमांसा और 3 मीमांसा होती है। तीसरी कौन सी मीमांसा बताइए? ज्ञान मीमांसा बता दी, तत्व मीमांसा बता दी, और तीसरी कौन सी मीमांसा है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए तीसरी कौन सी मीमांसा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारतीय दर्शन में प्रमाण का अर्थ क्या है? प्रमाण का अर्थ है ज्ञान स्रोत, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 4 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जैनियों की जीवन शैली के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक स्रोत सामग्री प्रदान करता है? तो कौन सा सामग्री प्रदान करता है? त्रिरत्न, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। वेदांत के मत समर्थन यानी कि समर्थक कौन है? तो है अद्वैत, द्वैत और विशिष्ट द्वैत। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक शोधकर्ता बाढ़ पीड़ितों से संबंधित अध्ययन करने में रुचि रखता है, इसके लिए निम्नलिखित में कौन सी सूचना चयन विधि उसके लिए उपयुक्त होगी? जब इस तरह की जब बात आती है तो वो क्या होते हैं? स्वदेशीय नमूना चयन विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा। या क्षेत्रीय विधि नहीं होगी, स्तरीय नमूना विधि नहीं होगी, क्योंकि स्तरीय नमूना में जो स्तर पर जाकर करी जाती है। तो यानी कि ये कर रहा है कि इसके बाढ़ पीड़ितों के संबंधित अध्ययन की रुचि के अनुसार। रुचि जो है इसमें क्या करें? ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 7 क्या कह रहा है? मैच द फॉलोइंग। नाम मात्र स्केल, यानी कि नाम मात्र मापन की जो स्केल है वो किसके अनुसार आ जाएगी? वो हो जाएगी आवर्तित वितरण, यानी कि आवर्तित वितरण कहाँ है आपका? ये आ जाएगा 2 नंबर। फिर आ जाएगा क्रम सूची मापनी। क्रम सूची मापनी किस में आ जाएगा? क्रम सूची मापनी आ जाएगा मध्य और कोटि से संबंध, यानी कि मध्य कोटि हो जाएगा, इसमें 2 नंबर आ जाएगा। अंतराल मापनी, अंतराल मापनी में क्या चल जाएगा? अंतराल मापनी आ जाएगा मध्य मानक वितरण, यानी कि एक तरह से मध्य मानक वितरण और सहसंबंध, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका ये। और फिर हो जाएगा अनुपात मापनी, अनुपात मापनी हो जाएगा ज्यामिति माध्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मिनट रुकिए। जो ज्यामिति अनुपात मात्री हो जाएगा इसका तीसरे का, यानी ये हो जाएगा पहला। तो ये हो जाएगा इधर, ये चले जाएगा पहले नंबर पर, ये जाएगा आपका दूसरे नंबर पर और ये हो जाएगा तीसरे नंबर पर। तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन कौन सा बना? ये बना आपका C। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। निम्नलिखित में से लड़कों और लड़कियों में गणितीय, देखो ये जो क्वेश्चन है ये CTET के अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन है, आपको ही ध्यान रखना। जब इस गणित
परक उपलब्धि के विभेद की जांच करने के लिए कौन सी परीक्षण का प्रयोग किया जाएगा। ये इस तरह क्वेश्चन है, जब काई स्क्वायर टी स्क्वायर ये आपसे पूछे जा सकते हैं कभी कभी, जब आप जो पेपर 2 है ना, पेपर 2 में पूछे जाते हैं, तो पेपर 2 के हिसाब से आपको पता होना चाहिए। टी स्कोर आ जाएगा, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। दो चर एक्स और वाई का सार्थक धनात्मक सहसंबंध, यानी कि जब एक्स और वाई जब चर की बात करते हैं, जो चर को इंग्लिश में क्या कहते हैं बताओ, वेरिएबल। जब चर की बात करते हैं तो चर की जब बात आती है तो उसमें आपको एक्स और वाई को दोनों को एक ही दिशा या एक ही साथ परिवर्तित होंगे, तो यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। शिक्षा एवं समाज दो परस्पर सहायक संस्थाएं हैं जो अंतर सहसंबंधित हैं, एक के बिना दूसरा फल फूल नहीं सकता। तो बिल्कुल सही बात है भाई, अगर समाज नहीं होगा तो संस्कृति नहीं होगी, संस्कृति नहीं होगी शिक्षा नहीं, यानी कि एक तरह से कोऑर्डिनेशन बैठता है। भाई कोई शिक्षित है, शिक्षित की यानी कि समाज में तो शिक्षा का योगदान होगा, उसके लिए तो हमें शिक्षा प्राप्त करी जा रही है, यानी कि समाज को बेहतर बनाने के लिए, समाज को एक व्यवस्थित रूप से प्रदान करने के लिए, इसलिए तो शिक्षा दी जा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10 का हो जाएगा आपका ए, यानी कि शिक्षा समाज के जीवित रहती है, यानी संस्कृति को बनाए रखती है और नई संस्कृति को जन्म देती है और मानवीय मूल्यांकन को सिखाती है। यानी कि आपने क्या पढ़ा, समाज, मैंने कहा था ना समाज के साथ संस्कृति इंपॉर्टेंट होती है और संस्कृति के साथ फिर शिक्षा, यानी कि ये घूम फिर के एक वही है कि पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, और तीनों को एक साथ जोड़ के चलता रहता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, ऊपर करते हैं इसे। अलगाव को एक सामाजिक समस्या के रूप में सर्वप्रथम किसने उजागर किया था। तो किसने उजागर किया था, एक ही बात आती है, जब बात आती है मार्क्सवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। शैक्षिक समाज विज्ञान की विषय वस्तु क्या है। तो शैक्षिक समाज विज्ञान की विषय वस्तु क्या हो जाएगी, अगर इसे हम चारों को पढ़ें, सामाजिक प्रक्रिया एवं सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक व्यवहार और सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक संगठन और सामाजिक समस्या, और विधि पालक कार्यपालक, यानी कि विधि पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये इनमें से कौन सा हो जाएगा भाई, लेके चले तो इसमें तो विधि का क्या काम है भाई, एजुकेशन में विधि पालिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका कुछ काम है ही नहीं, तो ये तो किस में आ जाएगा, पॉलिटिकल में। तो यानी पॉलिटिकल साइंस में ऊपर के 3 समाज, यानी कि ऊपर के 3 आ जाएंगे, तो ऊपर के 3 किस में बैठते हैं, यानी कि 1 2 3 कहाँ बैठते हैं, तो हमारे 1 2 3 हमारे बैठते हैं कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 1 में। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। प्राथमिक स्कूल में दोपहर के भोजन की योजना लागू करने का क्या अभिप्राय है भाई, जो इससे क्या करता है, यानी कि जो बच्चे गरीब हैं उनके लिए करा गया था, दाखिलों को बढ़ाने के लिए किया गया था, और एक पोषण, यानी कि एक तरह से अच्छा पोषण बच्चों को मिले इसलिए करा गया था। और कब करा गया था ये, 15 अगस्त 1995 को याद रख लेना, 15 अगस्त 1995 आई थी मिड डे मील, यानी कि प्राथमिक स्कूल में मध्य भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को चलाई गई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का भी हो गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सामाजिकरण पद से क्या अभिप्राय है भाई, सामाजिकरण के पद से क्या अभिप्राय है आपका, समाज में सदस्यों के बीच अंतःक्रिया एवं मूल्यांकन सिखाना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। हीनयान बौद्ध धर्म के किन मत समर्थकों का है भाई, हीनयान और आपको बताया था हीनयान और महायान, तो वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रथ इसका ऑप्शन हो जाएगा थ्राइवर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सत्य की कसौटी है सहसंबंधित, यानी कि सहसंबंधित है, तो किससे संबंधित है, सत्य की कसौटी किससे संबंधित है, आदर्शवाद। आदर्शवाद का मतलब क्या है, जो है वैसा का वैसा ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तत्वमीमांसा, तत्वमीमांसा का क्या अर्थ है, तत्वमीमांसा का अर्थ क्या है, तत्वमीमांसा क्या है, अंतिम यथार्थ की प्रकृति को जानने का प्रयास, यानी कि तत्व का मतलब है जो है, जैसे जो तत्व है, जैसे कि आप एक तत्व हो तो वो तत्व वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तत्व का मतलब है, तत्व मीमांसा का मतलब है तत्व की, ज्ञान मीमांसा का मतलब है ज्ञान को ही प्रमुख मानना, तत्व मीमांसा का मतलब है तत्व को ही प्रमुख मानना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय दर्शन के सार्थक यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र के स्कूल में दो मूलभूत विभाजन कौन से हैं? तो उसमें कौन कौन से आ जाएगा? इसका हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आस्तिक और नास्तिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। जैन मतानुसार शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? भाई शिक्षा का अंतिम लक्ष्य एक ही चीज़ है, मुक्ति, यानी कि जब इस शरीर से आपको मुक्ति मिल जाएगी तब आपको इस शरीर का त्याग करना पड़ेगा, यानी कि मरते ही आपको मुक्ति मिल जाएगी, ये सबका कहना है। तो वो अलग चीज़ है भाई, मरने से पहले किसने मरने की ज़िंदगी देखी है, वही कहानी है। जब तक ज़िंदगी है कर लो, खा लो, जो कुछ करना है वो कर लो। तो इसलिए अब इस मुक्ति उक्ति के चक्कर में मत पड़ो, अपना जीवन आनंद में बिताओ, सब कार्य करो, और अपनी जब मरना होगा तो मरना तो है ही भाई, एक दिन आना है, किसी न किसी टाइम आपको कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन आनी है। तो अब ये सिचुएशन लेके चलो कि मुक्ति मिलेगी, ये सब चीज़ें ढकोसले ये सब चीज़ें आपको, जब ईश्वर ने ये कहा है कि आपको ईश्वर ने यहाँ पर भेजा है तो किसी न किसी काम से तो भेजा है। जब एक तरह से प्राणी ज़िंदगी मिली है आपको, प्राणी योनि मिली है, तो आप अपने जीवन को अपने यापन करो। ये कि उसको बहुत सारे चक्कर में मुक्ति के लिए ये करो, वो करो, मार करो, ये करो, ये सब चीज़ें नहीं है। ईश्वर ने कहा है आप अपने जीवन को व्यापन करो, किसी को दुख मत दो, अपने आप आपको सब चीज़ें प्राप्त होती चल जाएंगी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? बौद्ध धर्म में शिक्षा प्रारंभ करने को क्या कहते हैं? भाई बौद्ध धर्म के शिक्षा प्रारंभ करने को क्या कहते हैं? पावजन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक अनुसंधानकर्ता आधुनिकीकरण के संबंध में ये कह रहा है अनुसंधान के संबंध में किशोरों की दृष्टि से जानना चाहता है, इसलिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण के लिए उपयुक्त होगा? भाई जब परीक्षण की बात आ जाए, इस तरह के परीक्षण में आपको पैरेललिटिक स्टैटिक्स, यानी कि एक मिनट इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दे रखा है, लिंक्ड स्केल, यानी कि वही दे रखा है लिंक्ड स्केल। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? निम्नलिखित में से देखिए, ये जो विसर्जन मापन के रूप में जो सही बात कर रहा है, पहले तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। जब स्केलिंग की बात आती है, जब आप स्केलिंग करते हो, और स्केलिंग में सबसे ज़्यादा यूज़ कब होता है? जब हम रिसर्च वर्क करते हैं, और रिसर्च वर्क में भी जब एक्सपेरिमेंट करते हैं, और एक्सपेरिमेंट की जब थीसिस यानी कि उसका रिसर्च वर्क का रिजल्ट निकालने की बात आती है, तब इस स्केलिंग को आपको पता होना चाहिए। स्केलिंग अगर आपको नहीं पता है, सारी स्केलिंग जैसे आपने चतुर्थ विचलन निकाल लिया, रेंज निकाल ली, मानक विचलन निकाल लिया, नमूने चयन त्रुटि निकाल लिया, अगर नमूना चयन त्रुटि यहाँ आ गया, आपको मानक विचलन नहीं आता, तो आप क्या स्केलिंग पूरा कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखना, स्केलिंग में आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसने पूछा नहीं, यानी सही नहीं है, तो इसमें हो जाएगा नमूना चयन त्रुटि, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। एक अनुसंधानकर्ता ने 25 व्यक्तियों के साक्षात्कार के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करी। इस अनुसंधान की किस रिपोर्ट में यह रखा जा सकता है? तो किस में रखा जा सकता है? भाई जब 25 रिपोर्ट तैयार कर दी तो किस में आ जाएगा? गुणात्मक, यानी गुणात्मक के आधार पर कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। संसद द्वारा हाल ही में पारित शिक्षा का अधिकार अधिनियम हमारे देश के किस अनुच्छेद में विस्तृत है? तो भाई आपको एक ही अनुच्छेद दिख रहा है, वो होगा आपका 45, यानी कि शिक्षा का अधिकार 45 में। और वैसे कौन सा? 21A, याद रखना 21A है आपका शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष। ठीक है, चलिए। और 45 क्या कहता है? 45 कहता है कि स्कूलों में भेजो, माता पिता को कहता है कि स्कूलों में भेजो बच्चों को, यानी कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 35 कहते हैं जो 0 से 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको माता पिता क्या करना है? स्कूलों में भेजने की बात करता है, और उसको क्या कहता है? एजुकेशन प्रोवाइड कराने की बात करता है, और वो कहता है कि माता पिता का ही अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है बच्चों में अंतर सांस्कृतिक समझ के विकास के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में कौन से अनिवार्य आवश्यक है? कोई संस्कृति और उप संस्कृति के संबंध में ज्ञान कराना, प्रगतिशील एवं खुले दिमाग होना, पवन और धार्मिकता होना, और लक्ष्य के यानी कि कक्षा के संचार कौशल। तो इसमें जब आ जाएगी, जब बात आपको लेके चलेंगे, तो आपको कौन कौन से ऑप्शन देंगे सही दिख रहे हैं इसमें? जब इस तरह के ऑप्शन मिले तो आपको एक तरह कक्षा में संचार का कुशलता, भाई संचार की कुशलता आ गई,
फिर आ जाएगा संस्कृति और उप संस्कृति का संबंध में से ज्ञान प्रदान करना। संस्कृति क्या है? जो संस्कृति है वो किस में लेके चलेगी? समाज में। और समाज किस में आ जाएगा? संस्कृति में। यानी इंटरकनेक्टेड तीनों है, अभी ऊपर पढ़ाया था। तो यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 4 और 1 किस में है? यानी कि डी में आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। पारिस्थितिक अनुकूलन एवं प्राकृतिक अनुकूलन में कौन सा स्पष्ट अंतर है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा 3। प्राकृतिक अनुकूलन एक नए प्रसंग की आवश्यकता के अनुसार दृष्टिकोण परिवर्तित करता है। परिस्थिति अनुकूलन बाह्य और प्राकृतिक अनुकूलन के आंतरिक होती है। और फिर आ जाएगा पहला नंबर, परिस्थिति अनुकूलन बाह्य पर्यावरण से सामंजस्य बैठाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अंतर्निरीक्षण पद्धति में किसका अभाव है? तो हो जाएगा इसका उपयुक्त सभी, यानी कि विश्वसनीयता, वैधता और वस्तुपरकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में किस विचार ने ये कहा कि साक्षरता अपने आप में शिक्षा नहीं है, साक्षरता शिक्षा का केवल एक साधन है? तो ये कौन कहता है? ये कहते हैं महात्मा गांधी जी, यानी कि गांधी जी का ये कोट है, याद रख लेना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। प्रकृतिवाद में किस शिक्षक यानी शिक्षण विधि को जन्म दिया था? प्रकृतिवाद की बात आती है तो प्रकृतिवाद में क्या आ जाएगा? खेल विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। भाई प्रकृतिवाद है, प्रकृतिवाद किसकी बात है? प्रकृति की बात करता, तो प्रकृति में क्या? खेल से सब कुछ सिखाना है, तो ये बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। निम्नलिखित में सही उत्तर को चयन करें। दर्शन का अर्थ क्या है? भाई दर्शन का अर्थ क्या है? जो हमें दर्शन सिखाता हो, यानी फिर एक तरह से एक मूलभूत और अंतिम प्रश्न का उत्तर ढूंढने का प्रयास कराता हो, तो वो होता है दर्शन। दर्शन क्या है? जब आप PhD करते हो तो वो क्या लिखा होता है? डॉक्टरेट इन फिलॉसफी। क्यों लिखा होता है? और फिर उसके आगे लिखा होता है इंग्लिश, एजुकेशन, हिस्ट्री, इस तरह से देता है ना। तो यानी कि दर्शन को ही अंतिम सत्य, यानी कि अंतिम ज्ञान की प्राप्ति का प्रयास माना। किसी भी जैसे मान लीजिए आपने कोई किताब देख ली, तो आपने अपनी आंखों से देखी, यानी कि दर्शन देखा, तो उसका दर्शन के माध्यम से आपने उसका ज्ञान को प्राप्त किया। तो वही चीज़ बताता है कि ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। भारतीय दर्शन में सर्वाधिक वैराग्य मत है, तो वैराग्य मत किसका है? भाई जब इसकी बात आएगी तो आपको एक ही दिखेगा, जैन धर्म, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। जैन परंपरा में तीर्थंकरों की संख्या कितनी है? सबको पता है 24, यानी कि 24 है। और आखिरी कौन है? आखिरी कौन है? भाई आखिरी आपके महावीर स्वामी जी हैं। और पहले कौन है? पहले कौन है? ऋषभदेव, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। विनय पिटक का संबंध किससे है? विनय पिटक है बौद्ध धर्म से, यानी कि बौद्ध धर्म के आचरण पद्धति, ए हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। निम्नलिखित में से विखंड का स्तर माप कौन सा है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका मानक विचलन, यानी कि ऑप्शन नंबर। और मानक विचलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बताइए, मानक विचलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन। इसलिए मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हिंदी में पता है बच्चों को, ये बात अच्छी है, पर हिंदी में के साथ साथ आपको इंग्लिश में पता होना चाहिए, क्योंकि एजुकेशन का फील्ड है। क्वेश्चन नंबर 35 देते हैं। समष्टि के प्रतीक दृष्टन के अनुभव के आधार पर निष्कर्ष पर पहुंचने की विधि को क्या कहते हैं? तो जब निष्कर्ष के आधार पर जब इस तरह की जब बात आती है, आगमनात्मक विधि हो जाएगी, यानी कि आगमात्मक विधि हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सकारात्मक अनुसंधान अधिगम का पक्ष पोषक कौन होगा? तो पक्ष पोषक कौन होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 36। और 36 में कौन सा का हो जाएगा? अगस्त कॉम्टे, यानी कॉम्टे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। किसी पवित्र पुस्तक में लिखा गया है कि विषय पाठकों द्वारा सही मापन, यानी सही माना जाता है कि ज्ञान प्राप्ति की इसकी विधि। देखो, जब इस तरह के क्वेश्चन आए आपको, पवित्रता की जो किताब है, पहली बात तो आप ट्रेंड हो गया चीज़, बिल्कुल भी ट्रेंड इस तरह के क्वेश्चनों की बात नहीं करता, क्योंकि किताब के बारे में और ये विवादात्मक जो प्रश्न होते हैं ये करते हैं उत्पन्न विवादित चीज़।
तो इसलिए इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए नहीं मिलेंगे कि पवित्रता बताओ किस में लिखी है, ये बताओ, यानी कि सही मान बताओ, यानी कि सही बताओ किस में लिखा है। तो ये जो चीज़ें हैं आज के टाइम पे नहीं मिलेंगी। वैसे इसका आंसर लगा लीजिए आप, इसका हो जाएगा सत्ता का यानी सत्ता अधिकार विधि, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। एक अध्यापक ने विद्यार्थी को टीएटी कराया। टीएटी क्या है? टीएटी की फुल फॉर्म क्या है? टीएटी की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, क्योंकि टीएटी की फुल फॉर्म आज के टाइम पे टीएटी की फुल फॉर्म भी पूछ लेते कभी कभी। तो टीएटी का जो दिया गया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सकती है। तो निम्न की पहचान कर सके जब टीएटी की बात आ जाएगी। टीएटी के पहले चलिए आपको मैं बता देता हूँ। टीएटी की फुल फॉर्म लिख लीजिए, टीएटी थेमेटिकल, थेमेटिकल एप्रीस्टेशन टेस्ट लिख लीजिए इसकी। तो ये है टीएटी की फुल फॉर्म। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यक्तित्व की, यानी कि व्यक्तित्व की बात करता है वो। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। एक श्रेणी के अध्यापक ने अपने सभी विद्यार्थियों से कहा कि जब सभी विद्यार्थी गुरुत्वीय सिद्धांत को आत्मसात कर लेंगे तब वह अपने किसी परीक्षण को या किसी परीक्षण का उदाहरण बताया, यानी परीक्षण को कर पाएंगे। तो किसका उदाहरण बताया? तो ये आपका हो जाएगा। जब इसकी बात आ जाएगी तो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, क्या? मापदंड प्रशिक्षण, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मापदंड प्रसंगित परीक्षण। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। जब किसी दिशा रहित परिकल्पना संबंधित कथन कहना है तो सार्थकता का परीक्षण होना चाहिए। सार्थकता का परीक्षण क्या हो जाएगा? जब सार्थकता का परीक्षण हो जाएगा तो इसमें हो जाएगा टू टेल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। प्रकृतिवाद और व्यवहारवादता यानी कि व्यवहारिकवादता में गंभीरता अंतर है, निम्नलिखित में महत्व प्रदान कर। भाई व्यवहारवाद और प्रकृतिवाद जब बात आ जाएगी तो उसमें किस चीज़ का अंतर बताया गया? जब इस तरह की बात आएगी तो आपको उद्देश्य की बात आएगी। भाई और किसकी बात? विधि थोड़ी हो जाएगी, समाज थोड़ी हो जाएगा, मूल्यांकन थोड़ी हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा उद्देश्य। दोनों के उद्देश्य अलग हो गए, प्रकृति के भी और व्यवहारवाद की भी। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। लोगों के सामाजिक व्यवहार को विधि यानी कि विनियमितता करने के लिए समाज के कौन से नियंत्रण करते हैं? रीति रिवाज, लोकतांत्रिक जीवन का संगठन, कानून और सजा, चिंतन और प्रथा और धार्मिक शास्त्र। तो इसकी बात क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए हो जाएगा 1 और 2, रीति रिवाज, लोक जीवन और संगठन और कानून और सजा। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति अभी ऊपर पढ़ के आए हैं, तो संस्कृति से आप क्या समझते हैं? संस्कृति के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। अब संस्कृति समाज से जुड़ी है। समाज क्या कह रहा है? समाज वाला ऑप्शन कौन सा है? पहला ही ऑप्शन है। समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य जो भी कुछ प्राप्त करता है उसे संस्कृति कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। 44 क्या कह रहा है? बाल एकीकृत विकास सेवाओं का उद्देश्य क्या है? तो बाल एकीकृत सेवाओं का उद्देश्य क्या है? तो इसमें हो जाएगा सबसे पहला आपका 6 वर्ष तक के बच्चे को पौष्टिक तथा स्वास्थ्य स्थिति में लाना और देश के बाल मृत्यु दर को घटाना, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अब ये दे रखा है कि पैराग्राफ दे रखा है। पैराग्राफ, जब पैराग्राफ के क्वेश्चन आया तो पैराग्राफ कभी मत पढ़ना। पहले सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट है, कोई से भी एग्ज़ाम आपका सीटेट हो चाहे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आप पैराग्राफ में टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि बहुत सारे जो बुद्धिजीवी हैं या फिर बच्चे जो होते हैं ना इस तरह के, वो क्या करते हैं, हम पढ़ेंगे पैराग्राफ पढ़ेंगे ना, कभी मत पढ़ना पैराग्राफ। क्योंकि जो पैराग्राफ आपके जो जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें जो पैराग्राफ आते हैं वो जनरल आते हैं। और जनरल क्या आते हैं? जैसे अब ये क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है, महाभारत के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या था? अब महाभारत के अनुसार आपको पता नहीं है महाभारत के अनुसार कौन सा आश्चर्य था? भाई सबको पता है, मृत्यु प्रत्येक व्यक्ति के लिए उसकी स्वीकृति या असफलता की बात करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अब इसे पढ़ोगे, प्रत्येक दिन में हर रोज़ आदमी मरते थे, जीवन में पढ़ते थे, मगर प्रत्येक मनुष्य ये सोचता था कि सदैव जीवित रहना चाहिए, इस बड़े से आश्चर्य, ये बात कर, इतना बड़ा पैराग्राफ पढ़ोगे। ठीक है, पैराग्राफ में से कुछ नहीं मिलना, सिर्फ 2 क्वेश्चन मिलते हैं, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ो। एक बार को आप क्वेश्चनों की रीडिंग लगा दो सारों की,
यानी कि 5 क्वेश्चन है, पाँचों के पाँचों क्वेश्चनों की रीडिंग लगा दो और फिर आपको ढूंढते चल जाओ। जैसे कि महाभारत के अनुसार सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? अब सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? सबसे बड़ा आश्चर्य यही तो है, प्रत्येक व्यक्ति के लिए क्या है, एक तरह से स्थिति है, स्वीकार करना है कि असफल होगा या फिर इस तरह की चीज़ें होंगी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब सत्य नहीं है, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है अपनी धर्म के प्रति अनुयायियों को समय पर मृत्यु की स्वीकार करने में सफलता। भाई कोई भी अपने इच्छा से थोड़ी मर सकता है, उसका तो दूसरा रीज़न होगा, यानी आत्महत्या वाला, और आत्महत्या के अनुसार चीज़ें वो मरना नहीं कहलाता हिंदू धर्म में, तो इसलिए ये सब चीज़ें आपको जनरल वे में। फिर क्या गया 47 गया, सभ्यता की त्रासदी, यानी सभ्यता की त्रासदी क्या होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मनुष्य के सदैव जीवन में रहने की इच्छा। 48 वगैरह, इतिहास के पात्रों के साथ बनाए रखने के संदर्भ में कौन सा, यानी संघर्ष कौन सा की भाव करता है? तो संघर्ष का भाव करता है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, अक्षय सिद्धि के लिए संघर्ष करना। अब लास्ट बचा है, सेकंड लास्ट में, नर्मदा ओ ब्रुनर की पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो ये हो जाएगा जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष के बाद। इस गद्यांश का क्या होना चाहिए? इस गद्यांश की ओर, या फिर एक तरह से क्या शीर्षक होना चाहिए, संदेश जो बताया है, तो संदेश क्या बताएगा, हाँ और ना होना, यानी कि होना या ना होना, यानी कि आपको बताया गया हाँ होना चाहिए और ना होना चाहिए, यानी कि आपको बताया गया मृत्यु में और इस तरह के जो ज्ञान है उसमें क्या होना ना होना का सिखाने की बात कही है, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका पेपर कौन सा, दिसंबर 2013 का पेपर 2 था। इसके बाद हम पेपर 3 देखेंगे, यानी कि इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगी पेपर 3 की मिलेगी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।